हेलो दोस्तों, अभी तक हम विकास की अवधारणा के 2 पार्ट बना चुके हैं। यह तीसरा पार्ट है और आज हम संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे जो किसने दिए थे, जो कि पियाजे ने दिए थे। हमने पियाजे के 2 रूल पढ़ लिए थे। संवेदीगामक अवस्था को पढ़ लिया था जो जन्म से लगभग 2 वर्ष की होती है। फिर हमने इसका दूसरा हिस्सा भी पढ़ लिया था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, आयु लगभग 2 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होती है। आज हम इसका तीसरा पढ़ेंगे। तो देखिए, यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, आयु लगभग 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच होती है। मुख्य विशेषताएं क्या हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तार्किक सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग बच्चा करने लगता है। बच्चे ठोस यानी मूर्त वस्तुओं और घटनाओं के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करते हैं, यहाँ और अभी के बारे में सोचते हैं। तो देखिए, बच्चे जो होते हैं 7 से 11 वर्ष के, जिसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आती है, जिसमें बच्चे किसी चीज़ को देखकर, वह मूर्त चीज़ों को देखकर या किसी वस्तु को देखकर उसके बारे में वह तार्किक रूप से बात करने लगते हैं। जैसे कि आपने उनको टीवी में कोई कार्यक्रम दिखाया, या उनको आपने नाव दिखाई जो पानी में चलती है, या आपने उनके बारे में उनको कुत्ता दिखाया, या फिर आपने उनको बिल्ली दिखाई, ठीक है, आपने या उनको पेन दिखाया, तो वह उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे और उसकी विशेषताओं का क्या करने लगेंगे, उनकी घटनाओं का वह वर्णन करेंगे तार्किक रूप से। सपोज़ करिए वह स्कूल जा रहे हैं और स्कूल जाते समय उनने किसी दुर्घटना को देख लिया या किसी घटना को होते हुए देख लिया। जब वह स्कूल पहुंचेंगे तो उस घटना के बारे में वह तार्किक रूप से क्या करेंगे, बात करेंगे, लॉजिकल थिंकिंग करेंगे कि कैसे वह घटना हुई, क्या संभावनाएं थी और क्या चीज़ें हो सकती थी। उसके बारे में वह क्या करेंगे, लॉजिकल थिंकिंग एंड तार्किक चिंतन करेंगे। और देखिए, संरक्षण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, बच्चे यह समझने लगते हैं कि आकार और व्यवस्था बदलने पर भी मात्रा, वजन और संख्या जैसी चीज़ें समान रहती हैं। जैसे हम जब बच्चे को एक मोटा गिलास ले रहे थे और एक लंबा गिलास ले रहे थे, तो वह लंबे गिलास में पानी की मात्रा ज़्यादा बता रहा था, जबकि दोनों गिलासों में मात्रा समान थी। लेकिन इस अवस्था में क्या होती है, जब वह 7 से 11 वर्ष का होता है तो इसमें वह मात्रा को समझने लगता है, वजन को समझने लगता है और संख्या को भी समझने लगता है। यानी अब बच्चे को पता रहता है कि किस गिलास में ज़्यादा पानी रहेगा, किस गिलास में कम पानी रहेगा, कौन ज़्यादा आकार घेरेगी, कौन कम आकार घेरेगी, किसकी मात्रा ज़्यादा होगी, वजन किसका ज़्यादा होगा और किसका कम वजन होगा, वह यह सब चीज़ें जानने लगता है। और देखिए, विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, बच्चे एक ही समय में कई पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जैसे देखिए, जब बच्चा क्लास में बैठा होता है तो वह मैथ से तो सीख रहा होता है, साथ में वह अपने दोस्तों से किसी अन्य टॉपिक पर बात भी करता रहता है, साथ में वह अपने सामने रखी हुई किसी और सब्जेक्ट की बुक को भी देखता रहता है। यानी वह एक ही बार में कई चीज़ों पर क्या करता है, ध्यान केंद्रित करने लगता है, जिसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। यानी वह एक ही टॉपिक को या एक ही टॉपिक की बात करते करते वह अन्य टॉपिक के बारे में भी समझने लगता है या उन पर चर्चा करने लगता है। अब क्या है, उत्क्रमणशीलता, वे मानसिक रूप से प्रक्रियाओं को उलटने की क्षमता विकसित करते हैं। जैसे बच्चा एक उम्र में बर्फ़ से पानी और पानी से बर्फ़ नहीं समझ पा रहा था, पर वह इसमें चीज़ों को उल्टाने लगेगा। यानी उसको पता चल जाएगी बर्फ़ से पानी बनता है, पानी से बर्फ़ बनता, यह वह समझने लगेगा। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। और देखिए, श्रेणीबद्धता, वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत, समूहित कर सकते हैं, जैसे आकार और रंग। यानी इस उम्र में आते आते बच्चे एक सी रंग की चीज़ों को एक तरफ, एक से आकार की चीज़ें एक तरफ और एक से वजन की चीज़ें एक तरफ रख सकते हैं। यदि वह अन्य आकार की है, अन्य कलर की है या अन्य वजन की है तो वह उसको दूसरी ओर रख देंगे। यानी वस्तुओं को क्या करने लगे हैं, वो विकेंद्रीकरण करने लगे, यानी अंतर करने लगे हैं वस्तुओं में, और वह श्रेणीबद्ध भी कर सकते हैं। यानी
जो चीज़ें एक समान होंगी उनको एक तरफ रखा जाएगा, जो एक समान नहीं होंगी उसको एक तरफ रखा जाएगा। और देखिए और क्या है, पंक्तिकरण, वस्तुओं को एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं, जैसे लंबाई के अनुसार। यानी जैसे आप अलग अलग, जैसे आपने उनको 5 वस्तुएं दी जो अलग अलग लंबाई की हैं, जब आप उनसे बोलेंगे कि ज़्यादा लंबाई की वस्तु पहले रखिए और कम लंबाई की वस्तुएं बाद में रखिए, तो वह उसके अनुसार उस चीज़ों को जमा देंगे। या फिर आप बोलिए सबसे पहले छोटे आकार की वस्तुएं रखिए और धीरे धीरे करते हुए सबसे बड़े आकार की वस्तुएं रखिए, तो वह उसको पंक्तिकरण कर देगा, यानी श्रेणीबद्ध कर देगा। तो वह छोटी वस्तुओं को पहले रखते हुए उसके बाद बड़ी, उसके बाद और बड़ी, फिर उसके बाद सबसे बड़ी वस्तुओं को रख देंगे। तो उनको लंबाई के अनुसार, वजन के अनुसार, कलर के अनुसार वह चीज़ों में अंतर कर सकते हैं और उन्हें उस श्रेणी में जमा सकते हैं। देखिए और देखिए, फिर भी अमूर्त अवधारणाओं को समझने में कठिनाई होती है। देखिए जब वह इस उम्र में होते हैं तो वह अमूर्त वस्तुओं के बारे में ज़्यादा अच्छे से बातें नहीं कर पाते हैं, या उनकी कल्पना नहीं कर पाते हैं, या उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। अब देखिए जो चौथी अवस्था है वो क्या है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जिसमें यह मूर्त चीज़ों के बारे में बात करने लगेंगे और उनको समझने लगेंगे। देखिए इसकी आयु क्या होती है, लगभग 11 वर्ष से या उससे अधिक होती है। जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है यह 11 वर्ष से शुरू होती है या 12 वर्ष से शुरू होती है और हमेशा चलती रहती है। ठीक है, देखिए इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं जो मैंने बताया था। अमूर्त सोच, किशोर अमूर्त विचारों के बारे में या अवधारणाओं के बारे में या काल्पनिक स्थितियों के बारे में सोचने में सक्षम हो जाते हैं, यानी उनके दिमाग में अमूर्त चीज़ों के बारे में या अमूर्त विचारों के बारे में वह समझने लगते हैं, वह किसी चीज़ की कल्पना करने लगते हैं और कल्पना के आधार पर वह तर्क वितर्क कर सकते हैं, घटनाओं का वर्णन कर सकते हैं और घटनाओं को समझ सकते हैं। और देखिए निगमनात्मक तर्क, डिडक्टिव रीजनिंग, वे सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्षों की ओर बढ़ सकते हैं यदि तर्क वाले हों, यदि तो वाले तर्क हों। ठीक है, यदि तर्क वाली चीज़ें हों। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि बच्चे सामान्य से विशिष्ट की ओर जा सकते हैं। यदि आप उनको सामान्य सिद्धांत बताएंगे तो वह विशिष्ट सिद्धांत की ओर धीरे धीरे गमन करने लगेंगे, यानी धीरे धीरे वह जाने लगेंगे। जैसे आप उनको सामान्य से तर्क वितर्क देंगे तो वह धीरे धीरे वह विशेष तर्क वितर्क भी उस चीज़ों में वह क्या कर पाएंगे, दे पाएंगे। इसे ही निगमनात्मक तर्क कहते हैं, जो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। और देखिए परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क, वैज्ञानिक तरीके से समस्याओं को हल करने की क्षमता, विभिन्न परिकल्पनाएं बनाना और उन्हें व्यवस्थित रूप से परीक्षण करना इसमें शामिल है। यानी बच्चे क्या करने लगते हैं, परीक्षण करने लगते हैं। जब आप उसे किसी चीज़ के बारे में बताते हैं तो वह अपने दिमाग में उसका वैज्ञानिक तौर पर, वैज्ञानिक नियमों के आधार पर तर्क वितर्क करते हैं, वैज्ञानिक आधार पर कल्पना परिकल्पना करते हैं और वैज्ञानिक आधार पर क्या करते हैं, उसे हल करने की कोशिश करते हैं और उसका निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। यानी उनमें वैज्ञानिक अन्वेषण क्षमता का विकास हो जाता है, जहाँ वह नियम कानून और जो रूल रेगुलेशन रहते हैं उसके बेसिस पे वह किसी क्रिया और प्रतिक्रिया को देते हैं। और देखिए संयोजनिक तर्क, सभी संभावित संयोजनों पर विचार करने की क्षमता का विकास हो जाता है। यानी जब आप उसे किसी चीज़ के बारे में बताते हैं, किसी घटना या परिघटना के बारे में बताते हैं, तो वह उसके बारे में पूरे तरीके से क्या करते हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक, यानी छोटी चीज़ से लेकर बड़ी चीज़ तक वह क्या करते हैं, उसके बारे में तर्क वितर्क करते हैं, उन्हें विभिन्न वैज्ञानिक सिद्धांतों पर रखते हैं, विभिन्न नियमों पर रखते हैं, फिर उसके आधार पर उसका क्या करते हैं, अवलोकन करते हैं या चीज़ें बताते हैं। और देखिए पियाजे के सिद्धांत की आलोचनाएं क्यों की गई, ये देखिए। अवस्थाएं असतत नहीं, कुछ शोधकर्ताओं का तर्क है कि विकास चरणों के बजाय अधिक निरंतर होता है। यानी जो विकास होता है वह लगातार होता है और निरंतर होता रहता है, यानी चरणों के अनुसार विकास नहीं होता है। जो विकास होता है वह लगातार चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। वही इस बात पर यह बात कही जा रही है। देखो अनुसंधान विधियाँ, पियाजे ने अपने ही बच्चों और छोटे
नमूनों पर बहुत अधिक अवलोकन किए जिससे सामान्यीकरण पर सवाल उठते हैं। बिल्कुल सही बात है कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत कम उम्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो उस उम्र में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, यह बात यहाँ पर कही जा रही है। और देखिए संस्कृति का प्रभाव, बिल्कुल सही, संस्कृति का प्रभाव बच्चे के विकास में बहुत ही ज़्यादा पड़ता है। पियाजे ने सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों की भूमिकाओं को कम आंका, जबकि वाइगोट्स्की जैसे अन्य सिद्धांतकारों ने इस पर अधिक जोर दिया। आप देख सकते हैं कि अमेरिका के बच्चे का तर्क वितर्क ज़्यादा बेहतर होता है, वहाँ का एजुकेशन और वहाँ का समाज उनको विकास के ज़्यादा अवसर देता है। इसी की तुलना में आप अफ्रीका के बच्चों को देखिए तो वहाँ का समाज उतना विकसित भी नहीं है और वहाँ का जो स्कूल कॉलेज हैं वह उतने विकसित नहीं हैं, जिससे उनमें तर्क वितर्क की क्षमताएँ आती हैं और वह कुछ ऐसी चीज़ों को मानने लगते हैं जो कि सही नहीं रहती हैं। जबकि वाइगोट्स्की क्या करते हैं, वह समाज को ज़्यादा बेहतर मानते हैं, संस्कृति को ज़्यादा बेहतर मानते हैं। देखिए क्षमता का कम आकलन, कुछ शोध बताते हैं कि बच्चे पियाजे द्वारा बताए गए समय से पहले ही कुछ संज्ञानात्मक क्षमताएं विकसित कर लेते हैं। जो मैंने अभी बताया कि कुछ बच्चे अपनी उम्र से ज़्यादा तेज दिमाग के होते हैं, कुछ बच्चे अपनी उम्र के अनुसार कम दिमाग के होते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा कम उम्र में तर्क वितर्क कर पाएंगे, जब उस उम्र का कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो तर्क वितर्क या किसी चीज़ के बारे में उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। यानी सभी बच्चों की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। कुछ बच्चे अपनी क्षमताओं को ज़्यादा प्रदर्शन या प्रदर्शित करते हैं उस उम्र के अनुसार, और कुछ बच्चे उसी उम्र के अनुसार कम क्षमताएं प्रदर्शित करते हैं। शैक्षिक महत्व क्या है, देखिए बाल केंद्रित शिक्षा, पियाजे का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बच्चे सक्रिय शिक्षार्थी होते हैं। शिक्षा बच्चे के विकासात्मक अवस्था के अनुरूप होनी चाहिए। देखिए बिल्कुल सही बात है कि आज जो है बाल केंद्रित शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। इसमें जो चीज़ें बच्चा ही सब कुछ है, यदि बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसमें शिक्षा में समस्या है या शिक्षक में समस्या, बच्चे में समस्या नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षा यह बताती है। और क्या बताती है कि जो शिक्षा होती है बच्चे के विकासात्मक अवस्था के अनुरूप होनी चाहिए। यानी बच्चा जैसे जैसे विकास करता है अपनी उम्र के अनुसार, उसी उम्र के अनुसार उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए, उनको वैज्ञानिक अन्वेषण कराने चाहिए उनकी उम्र के अनुसार। और देखिए खोज आधारित अधिगम, बच्चों को स्वयं खोज करने प्रयोग करने के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए ताकि वे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण कर सके। बिल्कुल, यदि बच्चों को एक खाली क्लास में छोड़ दिया जाए और बच्चों से कहा जाए कि आप यहाँ पर प्रयोग करिए या यहाँ पर कुछ चीज़ों को बनाइए, तो बच्चे ग्रुप में आएंगे, बातों को डिस्कस करेंगे, तर्क वितर्क करेंगे और उसके अनुसार खोज के आधार पर चीज़ों का निर्माण करेंगे। तो यही खोज आधारित अधिगम कहलाती है। और देखिए मूर्त अनुभवों का महत्व, विशेष रूप से छोटे बच्चों के लिए सीखने के लिए मूर्त सामग्रियों और अनुभवों का प्रयोग किया जाना चाहिए। मूर्त चीज़ क्या होती है, मूर्त चीज़ यानी जो चीज़ दिखाई देती है। तो मूर्त अनुभव होंगे जो अनुभव उनको दिखाई देंगे या जो अनुभव वह बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर पाएंगे। देखिए छोटे बच्चों के लिए सीखने के लिए मूर्त सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए, जैसे गेंद का प्रयोग करना चाहिए, अंकों का प्रयोग करना चाहिए और ट्रायंगल, रेक्टेंगल, वर्ग, त्रिकोण, ज्यामिति जैसी संरचनाओं का प्रयोग उन्हें गणित सिखाने के लिए किया जाना चाहिए और उनको खेल खेल के माध्यम से यानी अनुभव के माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। और देखिए हर बच्चे में क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। शिक्षकों को समझना चाहिए कि बच्चे अलग अलग गति से सीखते हैं, उन्हें उनकी व्यक्तिगत ज़रूरतों के अनुसार सीखने के अवसर प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल सही, हर बच्चे का IQ अलग होता है, हर बच्चे की सीखने की क्षमता, सोचने की क्षमता, बोलने की क्षमता और किसी चीज़ के बारे में तर्क वितर्क करने की क्षमता अलग अलग होती है। कुछ बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं, कुछ बच्चे कम अच्छे तरीके से सीख पाते हैं और कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल बहुत ही स्लो तरीके से सीख पाते हैं। तो उनमें क्या होती है, व्यक्तिगत भिन्नता होती हैं और व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही उन्हें शिक्षा दी जानी चाहिए। और देखिए
पियाजे के सिद्धांत ने बाल विकास शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति ला दी है। इनसे बच्चों को देखने और उनके सीखने के तरीकों को, समझने के तरीकों को मौलिक रूप में बदल दिया है। देखिए, जब पियाजे ने और वाइगोट्स्की ने जो सिद्धांत दिए थे, उसके आधार पर हम यह समझ पाए कि बच्चे को कितना कम समय में कितना बेहतर तरीके से सिखा सकते हैं, उनमें कितने बेहतर तरीके से तर्क वितर्क को उत्पन्न किया जा सकता है, उनको कितने आसानी तरीके से खेल के द्वारा या उनको किसी एक्टिविटी में लगाकर उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से क्या किया जा सकता है, अन्वेषण या अधिगम कराया जा सकता है। अब देखिए, तो दोस्तों अब हम कुछ देर बाद या कल या अगले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे, लेव वाइगोट्स्की के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लेव वाइगोट्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। पियाजे के विपरीत जिन्होंने व्यक्तिगत खोज और परिपक्वता पर अधिक जोर दिया है। यानी जो लेव वाइगोट्स्की थे वह संस्कृति को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानते थे। यानी संस्कृति के द्वारा ही बच्चे ज़्यादा तेज़ी से सीखते हैं, ज़्यादा तेज़ी से अधिगम करते हैं और ज़्यादा तेज़ी से विकास करते हैं। और देखिए, वाइगोट्स्की ने तर्क दिया कि बच्चे अपने पर्यावरण में मौजूद अन्य लोगों जैसे माता पिता, शिक्षक या सहकर्मी के साथ बातचीत करके और अपनी संस्कृति के उपकरणों जैसे भाषा या प्रतीक का प्रयोग करके सीखते हैं। देखिए, बच्चे जब परिवार में रहते हैं तो वह अपने माता पिता से, अपने चाचा से, अपने भाई से, अपने बुआ से, अपने दादा से या दादी से सीखते हैं। साथ ही बच्चे अपनी भाषा के द्वारा सीखते हैं और भाषा में जिन प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर वह क्या करते हैं, अधिगम करते हैं, विकास करते हैं। और देखिए, वाइगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चे अकेले अपने ज्ञान का निर्माण नहीं करते, बल्कि वे सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से ज्ञान और कौशल का अंतरीकरण यानी सीखते हैं। तो देखिए, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे जो होते हैं अपने संज्ञान का विकास, अपने दिमाग में चीज़ों का विकास कैसे करते हैं, वह करते हैं सामाजिक अंतःक्रियाओं के द्वारा। यानी समाज में क्या नियम है, समाज में क्या प्रथा है, समाज में किन नियम कानूनों को माना जा रहा है, समाज में क्या प्रचलित है, समाज में वैज्ञानिक अन्वेषण प्रचलित है, समाज में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इन सभी चीज़ों के द्वारा वो क्या करते हैं, ज्ञान का अर्जन करते हैं और कौशल का निर्माण करते हैं। सिंपल सी बात है, अमेरिका में साइंस को ज़्यादा माना जाता है तो वहाँ के बच्चे साइंस पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, जबकि अफ्रीका के बच्चे हुए या कहीं और के बच्चे हुए जहाँ पर साइंस को कम माना जाता है, अन्य चीज़ों को ज़्यादा माना जाता है, तो वहाँ का सामाजिक जो विकास, सामाजिक अंतःक्रिया होंगी वह दोनों जगह अलग होंगी। इसलिए दोनों तरफ के बच्चे, दोनों देशों के बच्चों का जो तर्क वितर्क होगा, जो उनका विकास होगा वह अलग लेवल पे होगा। किसी का विकास तेज होगा अमेरिका के बच्चों का, जबकि अफ्रीका के बच्चों का जो विकास होगा या कौशलों का विकास होगा या ज्ञान का विकास होगा वह स्लो होगा। तो दोस्तों, यह विकास की अवधारणा का तीसरा पार्ट है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप मेरी एक फैमिली की तरह हैं और आप ही के द्वारा मैं आगे बढ़ूंगा, तो आप मुझे आगे बढ़ने में मदद करिए। मैंने क्या गलती की, मैं अपनी टीचिंग को और कितना बेहतर कर सकता हूं, कमेंट में ज़रूर बताएं।